लंबे बालों वाली बहू। अंजलि ने बचपन से कभी बाल नहीं कटवाए होते, जिस वजह से उसके बाल उसकी हाइट से भी लंबे होते हैं। एक दोपहर उसकी मम्मी अंजलि के बाल बांध रही होती है। सुन, लंबे बाल देखने में तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इनका ख्याल रखने की बात आती है ना, तो कोई तेरे बालों पर मेहनत नहीं करेगा। कुछ समय बाद ससुराल जाएगी, इसलिए क्यों नहीं इन्हें थोड़ा कटवा ले। कैसी बात कर रही हो मम्मी? आप मेरे साथ मेरे बालों पर मेहनत तो करती ही हो, और चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं अपने बाल नहीं कटवा सकती। और आपको वजह तो पता ही है। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर उसकी मम्मी आगे कुछ नहीं बोलती। इसके कुछ महीनों बाद ही अंजलि की उत्कर्ष के साथ शादी हो जाती है। तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, मेहनत साफ दिखती है। मतलब तुम भी इन पर मेहनत करने के लिए तैयार हो? अरे मुझे क्या मेहनत करनी होगी, चलो जो भी हो बता देना, गुलाम हाजिर हो जाएगा मैडम। पति की बात सुन अंजलि हंस पड़ती है। दिन बीतने लगते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन सिर्फ उसी दिन तक जब तक सिर धोने की बारी नहीं आती। और वो दिन आते ही अंजलि उत्कर्ष के पास जाती है। सुनिए ना, मैं अकेले हेयर वॉश नहीं कर सकती, प्लीज हेल्प कर दो। अरे यार, आज तो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जल्दी ऑफिस पहुंचना है। कल कर लेना, पक्का मदद कर दूंगा। सॉरी यार। उत्कर्ष वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अंजलि शैम्पू की बोतल लिए सास के पास जाकर उनसे मदद मांगती है। जहाँ अंजलि की बात सुन सास जोर जोर से हंसने लगती है। बावरी हो गई है क्या? तेरे बाल धोऊंगी। जब अकेले संभाले नहीं जाते तो इतने लंबे बाल किए ही क्यों? ये कहकर सास भी वहाँ से चली जाती है। अंजलि मन ही मन सोचती है, मम्मी सही बोलती थी, तारीफ सब करेंगे, पर थोड़ी भी मेहनत कोई नहीं करेगा। अब अंजलि खुद ही हेयर वॉश करने बाथरूम में चली जाती है। इस बात को 3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अंजलि बाथरूम से बाहर नहीं निकलती। सास बाथरूम का दरवाजा खटखटाती है। अरे ओ महारानी, अंदर घर बसाने का प्लान है क्या? यहाँ सारे काम पड़े हैं, तेरे बालों की वजह से हम क्या भूखे मर जाएं? सास की आवाज सुन अंजलि अगले ही पल बाहर निकल आती है, लेकिन सही तरीके से सिर नहीं धुलने पर उसके आधे बालों में शैम्पू और बाकी बालों से पानी बह रहा होता है। हाय नास पीटी, इतने घंटे लगा दिए फिर भी इन्हें ठीक से धो कर नहीं आई। अब क्या सारे घर में पानी पानी करती घूमेगी? अरे कहीं मुझे ही ना गिरा दियो। आज तक कभी अपने आप हेयर वॉश नहीं किया, हमेशा मम्मी हेल्प कर देती थी, इसलिए टाइम लग गया। अंजलि और उसके बालों से टपक रहे पानी का हाल देख सास अपनी ही जान बचाने के लिए बहू को दोबारा बाथरूम में ले जाकर उसका अच्छी तरह हेयर वॉश कर बालों का पानी निकाल देती है। अब जल्दी काम पर लग जा, और मुझे दोबारा इस घर में तेरी जुल्फों का टंटा नहीं चाहिए। सास की बात मानकर अंजलि चुपचाप काम पर लग जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें अब अंजलि हेयर वॉश के लिए आधे दिन का समय लेकर अपने घर आने लगती है, पर सास को इससे भी दिक्कत हो जाती है, जिसके चलते धीरे धीरे अंजलि के लिए अपने बालों का ख्याल रखना मुश्किल होने लगता है। न तेल लग रहा है, न समय से हेयर वॉश हो रहा है, और बालों में कंघा घुमाए तो हफ्ते बीत जाते हैं। मुझसे अपने बालों की ऐसी दुर्गति देखी नहीं जा रही। इसी तरह दिन और दिनों के साथ महीने बीत जाते हैं, जिसमें अच्छे से ख्याल नहीं रखने की वजह से अब बाल रफ उलझे हुए होने के साथ साथ हेयर फॉल भी शुरू हो जाता है। अब क्या हमें अपने बालों में उलझा कर कूड़े में फेंकने का इरादा है? जहाँ देखो वहीं मैडम के बाल गिरे हुए मिलते हैं। अरे कटवा क्यों नहीं देती इन नासपीटों को? तभी उत्कर्ष वहाँ आ जाता है। अरे कैसी बात कर रही हो माँ? आपके बोले बिना वो सब कुछ कर देती है, और बदले में जब सिर्फ अपने बालों के लिए जरा सी मदद चाहती है तो आप उसे ऐसी बातें सुनाती हो। उत्कर्ष अंजलि को लेकर घर से बाहर निकल जाता है और वो दोनों अंजलि के घर पहुँच जाते हैं। मुझे माफ करना, मैंने वादा किया था लेकिन पूरा नहीं कर पाया। अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अंजलि की मम्मी उन्हें बहुत सारे घरेलू उपाय बताती हैं, जिन्हें अच्छे से समझकर दोनों घर वापस आते हैं और अब मिलकर अंजलि के बालों को ठीक करने के मिशन पर लग जाते हैं। अरे पत्नी की सेवा में तो ऐसे लगा है जैसे इसके बालों में से खजाना निकल आएगा। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और धीरे धीरे अंजलि के बाल पहले जैसे हो जाते हैं। आधा सफर तो कंप्लीट हुआ, अब आधा बचा है। हाँ, कौन सा आधा? मैं समझी नहीं। मम्मी। अब अपनी मम्मी को बहू की कीमत समझाने के लिए पहले उत्कर्ष उनकी सब सहेलियों को घर बुला लेता है।
और फिर अंजलि को उनके सामने लेकर जाता है, जिसे देख वहाँ बैठी सास की सभी सहेलियों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे वाह, तेरी बहू के बाल कितने सुंदर है। आज से पहले हमने कभी इन पर ध्यान कैसे नहीं दिया। और वैसे इतने लंबे बाल संभालना सबके बस की बात नहीं, लेकिन तुम्हारी बहू को देखकर लगता है कि ये इसमें प्रो है। वैसे बहू, लंबे बाल देवी के भी होते हैं और चुड़ैल के भी, इसलिए अपने अंतर्मन में कभी कुछ बुरा मत आने देना और इस घर के लिए लक्ष्मी का रूप बनना। अरे किस बात की, घर की आधी लक्ष्मी तो ये इन्हीं जुल्फों पर खर्चा कर देती है। सास की इस बात पर अंजलि तुरंत पैसे ले जाकर सास के हाथ में रख देती है। अब मुझे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए पैसे दे रही है क्या? नहीं नहीं मम्मी जी, पैसे आपको इसलिए दिए हैं क्योंकि ये उन्हीं बालों की कमाई है जिन्हें आप रात दिन कोसती रहती हैं। अगर आप वो सब नहीं करती तो मेरे बाल खराब नहीं होते और ना ही मैं ये पैसे कमा पाती। है? क्या मतलब है? कहना क्या चाहती हो? मैं शादी के पहले से ही एक हेयर केयर यूट्यूब चलाती हूँ, जहाँ शादी के बाद और बालों के हाल की वजह से मैं इनएक्टिव हो गई थी। पर उस दिन जब उत्कर्ष और मैं मम्मी के पास उपाय पूछने गए तो आइडिया आया कि अपनी हेयर प्रॉब्लम्स ओवरकम करने के साथ साथ इस प्रोसेस की वीडियो बनाकर उसे भी यूट्यूब पर डाल दूं तो। और अंजलि के इस आइडिया से वीडियो हिट हो गई, चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़े, साथ में व्यूज और पैसे भी मिले, जो इसने आपको देने के लिए सोचा। बहू की बातें सुन सास को अपने बर्ताव पर पछतावा होता है और अब सास, बहू और पति सब मिलकर हेयर केयर और यूट्यूब चैनल पर काम करने लगते हैं। रोबोट सास। शहर में रिश्तों की कमी और अपनों के प्यार की कमी लगभग हर घर में है। किसी को अकेलापन अच्छा लगता है तो किसी को ये काटने दौड़ता है। देखो राधा, तुम भले ही गांव की हो, लेकिन यहाँ शहर में सभी को साथ लाकर रखना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन प्लीज किसी को तो बोलो हम लोगों के साथ रहें। तुम सारा दिन ऑफिस और मैं घर पर पकती रहती हूँ। अरे तो किसी सहेली को बुला लिया करो, बातें कर लिया करो। किसको बुलाऊं? कब तक बुलाऊं? तुम सासू माँ को बोलो ना आकर यहाँ रहे। ठीक है, बात करता हूँ मैं उससे। रवि ऑफिस चला जाता है और अपने दोस्त से कहता है, यार बीवी ने माँ को शहर बुलाने की जिद कर रखी है। अब सोच रहा हूँ कि ऑफिस से दूर जाकर कहीं कोई घर ले लो किराए में। अब 2 कमरे का मकान तो पास में महंगा ही पड़ेगा ना। पर यार, गांव की लड़कियों को शहर शादी करके लाओ तो यही दिक्कत होती है। वो लोग समझ ही नहीं पाती कि शहर की जिंदगी कितनी मुश्किल है। सबकी अपनी अपनी परेशानी है। अब मेरे वाले को देख लो, वहाँ के ऑपरेशन के लिए 2 हफ्तों के लिए लेकर आया था। बीवी ने तो इतना हंगामा किया कि माँ को 1 हफ्ते में ही वापस भेजना पड़ गया। सोच रहा हूँ कि माँ को फोन करूँ और कहूँ कि आ जाओ। क्या पता सास की चिक चिक सुनकर वो भी माँ को गांव भेज दे। आखिर औरतें तो औरतें ही होती है ना। किसे सास के साथ रहना पसंद होगा। बात आई गई हो जाती है। राधा रवि के पीछे एक बार फिर पड़ जाती है। वो 210 वाली है ना? हाँ, क्यों, क्या हो गया उसे? उसकी सास खिलाने वाली है। बड़ी खुश थी कि वो अब दिन भर बच्चे को सास के पास रखकर घुमा फिरा करेगी। लेकिन हमारी तो किस्मत ही फूटी है। हमारी सास कब आएगी कि ये सुख हम भी ले सके? देखो, मैं माँ से बात कर लेता हूँ, लेकिन माँ हमेशा के लिए कैसे आएगी? कोई और तरकीब सोचो ना। एक काम करो ना, मुझे गांव छोड़ दो, मैं चली जाती हूँ। कम से कम सास का सुख तो देख लूंगी। लेकिन ऐसा कहाँ हुआ कि कोई सास बहू एक साथ सुख से रहे। रवि तो जानता था सब, लेकिन करता क्या। पर कहते हैं ना, पति का दिमाग है, चलेगा तो सही। एक आइडिया आया है। क्यों ना मैं माँ की शक्ल सूरत का एक रोबोट लाकर दे दूं, जो राधा के साथ बिल्कुल सास वाला व्यवहार करे। मजा ही आ जाएगा। न माँ को लाने की झंझट, न सास बहू की किचकिच। रात को स्विच ऑफ करके अलमारी में पैक। बस फिर क्या था। अगले दिन जैसे ही घर की घंटी बजती है और राधा दरवाजा खोलती है, साथ में खड़ा होता है रवि और साथ में होती है रवि की माँ यानी कि राधा की सास। माँ जी, मुझे तो मेरी आँख पर विश्वास नहीं हो रहा। कितना अच्छा सरप्राइज है। हाँ, आइए माँ, आइए।
मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैं भी खुश हूँ, मैं भी खुश हूँ, मैं भी खुश हूँ। दरअसल रोबोट सास की बैटरी ढीली होने के कारण वो एक वाक्य को रिपीट करने लगती है। माँ जी इतनी खुश है कि बार बार दोहराए जा रही हैं कि खुश है, खुश है। मैं अभी पानी लाती हूँ। राधा पानी लाने जाती है कि पीछे से रवि सास की बैटरी टाइट कर देता है और ऑर्डर का प्रोग्रामिंग ऑन कर देता है। पानी लाओ, चाय लाओ, खाना लाओ, मेरे बाल झाड़ो, मेरे कपड़े धो, मेरी चप्पल कहाँ है, लेकर आओ। अरे ठीक है माँ जी, सब ला रही हूँ। मैं जानती हूँ रवि आपको प्रोग्रामिंग करके लाया ना कि आप मुझे तंग कर दे और मैं आपको जाने को बोल दूँ। नहीं माँ जी, इस बार मैंने भी कमर कस रखी है। अरे प्रोग्रामिंग कैसी लैंग्वेज यूज कर रही हो? माँ का रोबोट थोड़ी ना है जो मैं प्रोग्रामिंग करूँगा। अरे मजाक कर रही हूँ। माँ तो माँ होती है, मैं जानती हूँ। राधा सास के साथ खुश रहती है। वो उनके साथ बातें करती, घूमने जाती और आसपास के लोगों से मिलवाती। लेकिन एक दिन, अरे कभी तुम लोगों को लड़के नहीं देखा। इतनी तो तू मैं माँ बेटी में भी हो जाती है, लेकिन तेरी सास तो बिल्कुल ताना नहीं देती। हाँ ये तो है, ताना तो नहीं देती लेकिन ऑर्डर बड़े बड़े देती है। अरे ना मानना, 2-4 ऑर्डर अपने आप ठीक हो जाएंगी, तभी दिखेगा असली रंग। कौन सा तेरे बुलाने पर आई है, बेटे के बोलने पर आई होगी बुढ़िया। बात तो सही है, लेकिन यार कोई बात नहीं ना, सास लड़ाई करे भी तो कोई परेशानी नहीं है। कितना ख्याल भी तो रखती है। ये तो है, लेकिन तेरी सास तो बिल्कुल नहीं लड़ती। ये कैसे? खैर मुझे क्या। पड़ोसन तो चली जाती है, लेकिन राधा के मन में सवाल छोड़ जाती है कि ये सास है भी कि नहीं। रात में राधा रवि से कहती है, मैं ना माँ जी के पैर दबा कर आती हूँ। अरे लेकिन वो तो मैंने अलग कर दिया है। क्या क्या कैसे कहा? नहीं, मेरा मतलब कहाँ कभी माँ का पैर गांव में रहा करता था, तो मैंने काट कर मतलब माँ को शहर ले आया ना। ओके ओके। रवि चैन की सांस लेता है कि चलो कुछ तो बहाना मिला, लेकिन कब तक। रवि रोज माँ के पैर दबाने के बहाने रोबोट को कमरे में ले आता और डिसमेंटल करके रख देता। एक रोज, मैं आज माँ जी की कोई बात नहीं मानूंगी, देखती हूँ कैसे नहीं लड़ती। अरे ऐसी भी सास किस काम की जो खटर पटर ना करे। सास का डिमांड मोड ऑन होता है। खाना दे दो, पानी दे दो, नाश्ता चाहिए। लाई माँ जी। मैं ना देने वाली खाना पानी। लेकिन समय बीतता जाता है। दोपहर और फिर शाम और फिर रात। बहू सास को कुछ नहीं देती, लेकिन रॉबर्ट सास कुछ नहीं कहती। रात को जब रवि घर आता है, राधा रो रही होती है। अरे क्या हो गया? तुम्हारी माँ ने मुझसे लड़ाई की, खूब खरी खोटी सुनाई। मैंने तो आज सुबह से खाना भी नहीं खाया है। रवि समझ जाता है कि राधा झूठ बोल रही है, क्योंकि खरी खोटी वाली प्रोग्रामिंग तो उसने की ही नहीं थी। मैं माँ से बात करता हूँ, तुम परेशान मत हो। रवि रोबोट माँ को लेकर कमरे में चला जाता है। वो उसे डिसमेंटल करके रख ही रहा होता है कि राधा, चलकर देखती हूँ माँ जी कहीं रवि को मेरे खिलाफ भड़का तो नहीं रही है। वो जैसे ही कमरे के अंदर जाती है, डर जाती है। सास के पुर्जे पुर्जे अलग थे। रवि, ये क्या है? ये माँ रोबोट थी, तुमने ऐसा क्यों किया रवि? कुछ नहीं राधा, मैंने जितना अपने दोस्तों से सुना था कि शादी के बाद वैसे तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब माँ और बीवी लड़ते हैं तो पति का बुरा हाल कर देते हैं। और मैं ना सुकून से रहना चाहता था, बस इसलिए। रिश्वतखोर बहू। ये क्या बात हुई? तुझे पता भी है तो क्या बोल रही है बहू? एकदम सही बोल रही हूँ। अगर आपको मुझसे अपनी इन ऐंठन भरे घुटनों की मालिश करानी है, तो मुझे वो देना पड़ेगा जो मैं मांग रही हूँ। एक हाथ दो और दूसरे हाथ लो, सिंपल। बहू हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि नौकरानियों की तरह काम करूँ। ये है अमृता
और उसकी सास रेखा। अमृता एक नई नवेली बहू है जिसकी शादी कुछ दिनों पहले ही रेखा के बेटे माधव के साथ हुई है। वैसे तो अमृता दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि खून का रंग तो दिखता ही है। बस वही डॉन की बेटी होने का रंग यहाँ अमृता में भी दिख रहा है, जो है रिश्वत लेना। जी हाँ, काम चाहे कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारी अमृता बहू बिना रिश्वत लिए कुछ नहीं करती। चलिए देखते हैं आगे इनके साथ और क्या क्या होता है। रेखा और अमृता को लड़ते देख ससुर प्रेमचंद वहाँ आता है और कहता है, अरे क्या हुआ, काहे इतना तिल मिला रही हो रेखा? अरे कुछ बोलोगी भी या कानों में हड़ताल हो रखी है तुम दोनों के? देखिए ना पापा जी, माँ जी ने मुझे कहा कि मैं उनके घुटनों की मालिश कर दूं, लेकिन उसके बदले में माँ जी मुझे वो हीरो वाला पुश्तैनी हार देने से इनकार कर रही हैं। क्या घुटनों की मालिश के लिए हीरो का पुश्तैनी हार कौन मांगता है बहू? पापा जी आपको तो पता ही है ना, आपकी बहू कितनी सयानी है, हर कोई भी काम फ्री में नहीं करती। और अब शेखावत खानदान का आटा तो इतना भी गीला नहीं है कि अपनी बहू को हार ना दे पाए। क्यों माय डियर माँ जी? देखा आपने प्रेमचंद जी, ये अब मुझसे पुश्तैनी हार मांग रही है, कल को पूरा घर मांग लेगी। अरे जा जा, मैं खुद कर लूंगी अपनी मालिश। ठीक है, मुझे क्या। एंजॉय योर मालिश टाइम माँ जी। रात में जब पति महादेव दफ्तर से लौटकर घर आते हैं तभी कमरे में, अमू सुनो ना, मेरा वो लाल रंग का जो शर्ट है ना, वो धो दो ना प्लीज। एक्चुअली कल मेरी एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मीटिंग है, बहुत बड़ी डील का ऑफर है, इसलिए मैं अपनी उस लकी शर्ट को पहनकर जाना चाहता हूँ। अभी धो दो, रात भर में तो सूखी जाएगी, फिर कल अच्छे से कड़क वाली इस्त्री कर देना अपने शुभ शुभ हाथों से। जी नहीं, मैं ये सब ऐसे ही नहीं करने वाली। अगर काम करवाना है तो मेरी एक शर्त है। अरे यार, तुम और तुम्हारी शर्तें, बोलो क्या है? आपको मुझे 10 मनीष मल्होत्रा डिजाइनर की साड़ियाँ दिलानी होगी। 2 हफ्तों में मेरी स्वीट हार्ट फ्रेंड बिल्लो रानी की शादी है। मैं वहाँ डिजाइनर साड़ी पहनकर जाऊंगी और सब कुछ जला दूंगी। माधव अपनी बीवी की बात सुनकर हैरान परेशान अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। अरे तुम बीवी हो या आफत? तुम्हारे दिमाग में जंग लग गया है क्या? देखो इतने सारे पैसे नहीं है मेरे पास। तुम्हारी याददाश्त तो जगह पर है ना माधव, भूल गए? मैं एक डॉन की बेटी हूँ। अगर तुमने मेरे कहे मुताबिक काम नहीं किया तो तुम्हारे लाल शर्ट को दूर ही रखो, मेरे पापा तुम्हें ही लाल कर डालेंगे। ठीक है, चलो अब ज्यादा मत डराओ, तुम्हें जो चाहेगा मिल जाएगा। अब ये डर और रिश्वत का सिलसिला यूं ही चलता रहता है और इसी तरह समय बीतता रहता है। एक सुबह सब नाश्ते के टेबल पर बैठे थे, जहां अमृता सबके सामने एक व्हाइट बोर्ड लाती है जिस पर दिन भर के सारे कामों के रेट लिखे हुए थे। अब ये क्या है? टीचर नहीं बनने का इरादा है क्या तेरा? अगर हाँ तो अफसोस, बेचारे बच्चे, उनका भविष्य तो अंधेरे में है। आप लोग बेकार की बातें बंद कीजिए और आंखें खोलकर ठीक से पढ़िए क्या लिखा है। ये आज के सारे कामों के रेट्स हैं। आलू पराठे, चाय, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, हलवा, मिठाई, रसोई की सफाई, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना, ओखल में मसाले कूटना और माँ जी और पापा जी की अलमारी की सफाई करना। इन सब कामों की कुल मिला के जो रकम बनती है वो है ये 10,000 रुपए, और माँ जी की लेटेस्ट लाए हुए सोने के झुमके भी। अमृता, तुम इंसान हो या हैवान? जरा तो दया करो हम पर। हे राम जी, उठा लो, अब ना देखा जाता ये सब। सच में पता नहीं कौन सा दिन था वो जब ये हमारे घर आई। महादेव, तेरे प्यार ने तो हमारा जीना दुश्वार कर दिया बेटा। दुनिया में बहुत रिश्वतखोर लोग देखे, लेकिन ऐसी रिश्वतखोर बहू पहली बार देख रहा हूँ जो अपने ही परिवार को लूटने में लगी है। बहू, तुझे पता है ना कि ऐसे रिश्वत मांगना गुनाह है। पापा जी, मैं कोई गुनाह नहीं कर रही हूँ। रिश्वत लेना बाहर की दुनिया में गुनाह है, मैं तो बस अपना हक मांगती हूँ।
मेरी रिश्वत रिश्वत नहीं, मेरा शगुन है, नेग है। और वैसे भी मैं एक बहू हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब काम पूरी जिंदगी फ्री में करूँ, आपके चरणों को धोते बैठूं और 24 घंटे आपकी नॉन स्टॉप सेवा करती बैठूं। चलिए छोड़िए, नाश्ता और खाना चाहिए तो बोल दो जल्दी से, वरना मैं चली थिएटर। आज मेरे फेवरेट सलमान की पिक्चर रिलीज हुई है। इतना कहकर अमृता वहाँ से चली जाती है। इस बेवकूफ का जल्दी कुछ करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद घर में पूजा रखी थी और पूजा में 11 पंडितों का खाना बनाने के लिए कहा जाता है, वो भी नई बहू के हाथों से। देखो अमृता बहू, आज घर में पूजा है, 11 पंडितों को खाना खिलाना है। 56 भोग बना पाओगी? उन्होंने कहा है कि नई बहू के हाथों का खाना ही होना चाहिए, नहीं तो मैं रेखा को ही बोल देता हूँ। ओ कम ऑन पापा जी, खाना तो मैंने फ्री फंड में अपने घर में भी कभी ना बनाया, तो अब आपको क्या लगा कि पूजा का नाम लेकर आप मुझे अपनी झांसी में फंसा लोगे? अरे कल मुही, बस अब बस, पहले सुन भी ले क्या कह रहे हैं हम। तुम्हें जितने पैसे चाहिए, जितने तोहफे चाहिए, सब ले लेना, बस पूजा पाठ में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ओहो, ये हुई ना समझदारी वाली बात। ठीक है, अब आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि उन 11 पंडितों की 11 पुश्तें भी मेरे खाने के स्वाद को याद रखेंगी। अमृता पंडितों के लिए खाना पकाती है और पूजा संपन्न होने के बाद उन्हें केले के पत्तों पर खाना परोसती भी है, जिस पर खाने का पहला निवाला खाते ही वो क्या भोजन है। हम इतनी जगहों पर जाते हैं, लेकिन इतना अच्छा स्वाद तो काफी मुश्किल से चखने मिलता है। रेखा जी, प्रेमचंद भाई साहब, आप लोग सच में भाग्यवान हो कि आपको इतनी सर्वगुण संपन्न बहू मिली है, जिसके हाथों में साक्षात माँ अन्नपूर्णा विराजती है। सर्वगुण संपन्न, सबको संपन्न कर देगी यह खूंखार औरत। कुंडली मार कर बैठ गई है मेरे बेचारे बेटे के जीवन में। एक मिनट, अरे ये बात मेरे इस बूढ़े दिमाग में पहले कैसे नहीं आई? इस अमृता की बच्ची को मैं अपने घर से बाहर कैसे निकालूं? इसका उपाय तो पंडित जी के पास जरूर रहेगा। रेखा अगले दिन पंडित जी के पास जाकर उन्हें अमृता के बारे में सब कुछ बता देती है, जिसे सुन पंडित जी भी परेशान हो जाते हैं। अरे, ऐसी बहू तो 7 जन्मों में भी किसी को नसीब ना हो भगवान। देखिए रेखा जी, आपकी रिश्वतखोर बहू और आपके बेटे की कुंडलियों को जोड़कर देखा है मैंने, लेकिन इसमें तो यही बता रहे हैं कि ये आपके जीवन से कभी नहीं जाने वाली। इसलिए उससे सुधारने के लिए जल्दी आप लोगों को ही कुछ करना होगा, नहीं तो एक दिन वो आप लोगों को कंगाल करके ही दम लेगी। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं कुछ करूंगी, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठूंगी मैं। वहीं घर पर अमृता को ये पता चल जाता है कि उसकी सास रेखा पंडित जी के पास उसकी और महादेव की कुंडलियां लेकर गई थी, और इस पर जब रेखा घर लौटती है तब वाह माँ जी वाह, बहुत ही ज्यादा सयानी निकली आप तो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरी और महादेव की कुंडलियां जोड़कर पूजा पाठ और हवन करके भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसी बला हूँ जो आप सबकी जिंदगियों से अब कभी नहीं टलने वाली। फिर चाहे आप कितने भी टोटके हवन या उपाय कर लें। तो खुद को समझती क्या है रे बदतमीज। तुझसे बात करना तो दूर, मुझे तो तेरी शक्ल देखना भी नहीं पसंद। अब सास बहू के बीच एक अनकहा सा युद्ध छिड़ जाता है। दिन बीतने लगते हैं, लेकिन एक दिन अचानक रेखा की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो जाती है और उसे सांस लेने में भी काफी दिक्कत और परेशानी महसूस होती है। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तब डॉक्टर चेकअप करके कहते हैं, देखिए मैंने सारे टेस्ट करके देख लिए हैं और रिपोर्ट्स को क्रॉस चेक करके ये पता चला है कि रेखा जी को गंभीर दिल की बीमारी है। उनके फेफड़ों में भी काफी सूजन आ गई है। उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, वरना आई एम सॉरी टू से उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये खबर सुनकर प्रेमचंद और माधव दोनों हक्का बक्का रह जाते हैं।
लेकिन डॉक्टर साहब कितने पैसे लगेंगे ऑपरेशन के लिए? और उसके बाद रेखा पूरी तरह ठीक तो हो जाएगी ना? जी हाँ, इस ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, लेकिन वो तभी हो सकता है जब ऑपरेशन टाइम से हो पाएगा। और रही बात ऑपरेशन के खर्चे की, तो उसमें तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए तक लग सकते हैं। जहाँ एक तरह सब रेखा की तबीयत और ऑपरेशन को लेकर परेशान होते हैं, वहीं घर पर रेखा को बिस्तर पर देखकर भी अमृता के अंदर जरा भी दया नहीं आती। ओ माँ जी, ये अपना फालतू का मेलोड्रामा बंद कीजिए ना आप। मुझे पता है आपको मुझे रिश्वत नहीं देनी है और घर के सारे काम मुझसे मुफ्त में करवाने हैं, इसीलिए आप ये सब कर रही हो ना। सीरियसली अमृता, ऐसे हालात में तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? हम यहाँ परेशान है कि ऑपरेशन कैसे कराएंगे, बैंक में इतने पैसे भी नहीं है, और तुम माँ को ताने सुना रही हो। अरे अमृता बहू, मैं भला ढोंग क्यों करूंगी? हम 6 से 7 लाख का बंदोबस्त कैसे करेंगे? करेंगे पापा, कैसे भी करेंगे। अमृता, अगर कभी भी जिंदगी में तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया है, एक पल के लिए भी सही, तो तुम्हें आज इस परिवार, इस घर की नींव, मेरी माँ को बचाना होगा। हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है, अब तुम्हारी बारी है अपने किए का हिसाब चुकाने की। मुझे पता है तुम्हारे अंदर भी दिल है। अमृता बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर वो अलमारी में से अपनी माँ की तस्वीर को निकालकर अपने सीने से लगाती है और भावुक हो जाती है। माँ, आपके जाने के बाद पापा ने ही मेरा ख्याल रखा, लेकिन उनकी वजह से ही मुझ में काफी बुरी आदतें भी आ गई। शायद मुझे इतना बुरा आपकी गैर मौजूदगी ने ही बनाया। मैंने कभी आपकी लोरी नहीं सुनी, आपकी गोद में नहीं सोई, आपके हाथों से अपने बालों की चंपी नहीं करवाई, क्योंकि वक्त से पहले ही आप मुझे यहाँ छोड़कर चली गई। लेकिन अब मैंने जितना भी इस घर से लिया है, उतना सूद समेत चुकाने की बारी आ गई है। अब मैं अपने रहते अपने प्यार को भी उसी दर्द से नहीं गुजरने दे सकती जो मैंने आपके नहीं होने से सहा है। अमृता तुरंत ही अपने सारे पैसे और गहने माधव को लौटा देती है और रेखा का ऑपरेशन किया जाता है। रेखा ठीक हो जाती है और जब घर आती है तब अमृता दरवाजे पर आरती की थाली लिए खड़ी होती है। वेलकम होम माँ जी, आई मिस्ड यू। पता है कितने दिनों से किसी के भी साथ लड़ाई नहीं की थी मैंने, और ना ही किसी से रिश्वत मिली मुझे। क्या? हमें तो लगा था कि तेरी अकल ठिकाने आ गई है, लेकिन तू तो अभी भी जैसी की तैसी ही है। माँ जी, पूरी बात तो सुनिए। हाँ, ये सच है कि मैं रिश्वत लिए बिना नहीं रह सकती। लेकिन अब ना मेरी रिश्वत बदल गई है। अब मुझे हर काम के बदले झप्पी, अपनापन, प्यार और अपनी इस माँ का दुलार चाहिए। ये सब तो हम तुझे भर भर के दे सकते हैं बेटा। पूरा घर एक साथ अमृता को जोर की झप्पी देता है और सब हंसते मुस्कुराते घर के अंदर चले जाते हैं। ये मेहमान, हे भगवान, सासू माँ फोन पर है। अरे सोनिया बेटा, वो तेरे बुआ सास का बेटा है ना मिक्की, वो और उसकी बीवी नेहा तुम लोगों के घर रहेंगे कुछ दिनों के लिए। अच्छा ठीक है माँ जी। अरे ज्यादा परेशान मत होना, तुम दोनों तो नौकरी करते हो, देख लेना। वैसे सोनिया सास का फोन तो रख देती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने पति राहुल को फोन करती है। अरे राहुल सुनो ना, मिक्की आ रहा है नेहा के साथ हम लोगों के घर। ओह, अरे क्या बात है, तो आज रात हम भाई मिलकर पार्टी करेंगे। अच्छा तुम एक काम करना, अच्छा खाने को बना देना। ओके। सोनिया को अभी ये अंदाजा नहीं था कि उन लोगों के घर जो आ रहा है वो कैसे उन लोगों की जिंदगी में भूचाल ले आएगा। अभी सोनिया ने फोन रखा ही था कि डोरबेल बजती है। सोनिया दरवाजा खोलती है कि सामने खड़े होते हैं नेहा और मिक्की। अरे भाभी भाभी, आप तो हो बिल्कुल मेरी माँ जैसी। नमस्ते भाभी, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आओ ना, कोई तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ तक पहुँचने में? अरे नहीं भाभी, कैब कर ली थी ना। अच्छा वो जरा नीचे ना कैब वाला खड़ा है, 800 रुपये दे आइए ना प्लीज। नेहा चलो अंदर। कितनी थक गई हो तुम भी ना।
सोनिया, जिसकी शादी मिक्की की शादी से सिर्फ 2 महीने पहले ही हुई थी, उन लोगों को देखकर हैरान सी रह जाती है। जी मिक्की भैया। वो कैब वाले को पैसे देकर आती है तो देखती है कि उसके कमरे में मिक्की और नेहा का सारा सामान बिखरा होता है। आइए, मैं आप लोगों को गेस्ट रूम दिखा देती हूँ। कैसी बात कर रही है भाभी? गेस्ट कौन है यहाँ? हम तो यहाँ किसी तरह मैनेज कर ही लेंगे इस कमरे में। जॉइंट बाथरूम और टीवी लगा है तो यही रूम हमारे लिए ठीक रहेगा। अब हाँ नेहा, लेकिन ये हम लोगों का मास्टर बेडरूम है। अरे भाभी, कोई बात नहीं, यहाँ का गद्दा भी ना कंफर्टेबल है, एसी भी ठीक ही लग रहा है। देखिए ना, हम इसी रूम में रह लेंगे, आप फिक्र ना करो भाभी। सोनिया बेचारी कहती भी तो क्या, वो किचन में खाने की तैयारी के लिए चली जाती है। शाम को सोनिया का पति आता है। ओए होए भाई, क्या बात है, शादी के बाद तो तुम बिल्कुल चेंज लग रहे हो। मिक्की क्या बात है भाई, तेरे तो मजे है। कब तक है तू हमारे साथ? बस देख, सेटल होने आया हूँ। तू तो जानता है छोटे शहर में कितनी कमाई होती है। हाँ हाँ, यहाँ रह, आराम से काम ढूंढ। मैं तो कहता हूँ नेहा भी पढ़ी लिखी है, वो भी कुछ अच्छा कर सकती है। अब देखो सोनिया भी तो नौकरी करती है भाई, महानगर में तो गाड़ी तभी चलती है। मिक्की को भाई की बात जम जाती है। अगली सुबह, अरे ये मिक्की और नेहा कहाँ गए? कार लेकर गए हैं तुम्हारी, बोल रहे थे शाम तक लौटेंगे। हे भगवान, ये क्या मजाक है यार, कल बता देना चाहिए था उसको कि कार ले जानी है। मैं ऑफिस समय से पहले निकलता, अब ऑफिस कैसे जाऊंगा? मैं नहीं जानती, दिन का खाना ना बाहर खा लेना। मैंने ऑफिस में आज की लीव डाल दी है। सुबह से उन लोगों के लिए नाश्ता और खाना बना रही थी, अब हिम्मत नहीं कर रही है। शाम को दोनों घर आते हैं। सोनिया और उसके पति के कमरे में जाकर जोर जोर से टीवी लगा लेते हैं। वो आज ना एक सीरियल बहुत अच्छा आने वाला है, मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, आज नहीं, आज तो कौन गाएगा गाना का फाइनल है। आज तो मैं ही टीवी देखूंगी। सोनिया गेस्ट रूम में आ जाती है। हे भगवान, कब तक ये दिन देखना है, अपने ही घर में बेगाने जैसे रह रहे हैं। सोनिया पति को फोन करती है। क्या है जी, कब जाएंगे ये लोग? अरे क्यों, क्या हो गया? अरे यार, न कमरा अपना न कार, मैं तो तंग आ गई हूँ इन लोगों से। कोई बात नहीं, मैं बुआ से बात कर लेता हूँ कि इन लोगों को किराए में कहीं कोई अच्छी जगह दिला दे। अरे डोंट वरी डार्लिंग। रहने दो, अच्छा नहीं लगेगा, कुछ दिन बाद बात कर लेना। सोनिया पति से बात करके सो जाती है, लेकिन शाम को जब वो किचन में जाती है तो किचन की हालत देखकर दंग रह जाती है। इतनी गंदी फैली रसोई किसने की? मेरे तो बस का ही नहीं इसे साफ करना। लेकिन यहाँ आया कौन था? मैं आई थी भाभी, वो मिक्की को ना केक खाने का मन था तो वही बनाया था। केक इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी, क्या बताऊँ आपको। पूरा केक मिक्की खा गए, किसी के लिए नहीं छोड़ा। मुझे तो बस ना छोटा सा टुकड़ा मिला। बुरा मत मानना हाँ प्लीज। अरे नहीं नहीं, बुरा क्या मानना, मुझे तो वैसे भी मीठा कम पसंद है। सोनिया किचन की हालत और नेहा की बेशर्मी भरी बातों को पी जाती है और सोचने लगती है कि ये लोग जाएंगे कब। भाभी, वो आपकी जो रेड वाली साड़ी है ना, वो प्लीज आज मुझे दे दीजिए। मैं और मिक्की शाम को मेरी चाची के घर जा रहे हैं तो देर रात तक आएंगे। तुम्हारी चाची यहीं रहती है तो कुछ दिनों के लिए उनके घर स्टे कर लो ना, उनको भी अच्छा लगेगा, वरना कहीं बुरा ना मान जाए। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं ना वहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ हाँ, मेरे रिश्तेदारों के साथ आप क्यों कंफर्टेबल फील करेंगे? ऐसी बात नहीं है नेहा, हम भाई एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं। अरे तुम्हारी चाची के लिए जो कुछ तुम बताती हो उसे सुनने के बाद मैं कैसे उनके घर रुक सकता हूँ? नेहा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए कहती है। हाँ, लेकिन सामने तो अच्छे हैं ना, हमें क्या करना भाभी कि वो पीछे क्या बोलते हैं। हाँ, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं भैया और भाभी के पास इसलिए हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि भैया और भाभी मेरे पीछे मेरी बुराई कभी नहीं करेंगे। ये बोलकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सोनिया उन लोगों के जाने के बाद अपना कमरा साफ करती है। अपना जरूरी सामान तो गेस्ट रूम में ले जाऊं। उसे पति की पुरानी फाइल मिलती है। सोनिया उसे खोलकर देखती है। अरे ये क्या, मिक्की भैया इन्हें हर महीने पैसे क्यों भेजते थे? वो पति को फोन लगाती है। सुनिए, ये मिक्की भैया आपको कॉलेज के समय में पैसे क्यों दिया करते थे? उधार लिया है क्या इन्होंने आपसे? अरे नहीं नेहा,
दरअसल तुम जानती हो ना कि हम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब रहा करती थी। मिकी ने ही अपने काम में लगाने वाले पैसों को मुझे देकर मेरी पढ़ाई पूरी करवाई थी। मैं उन लोगों के घर ही रहा करता था, सारा दिन पढ़ता। मेरे खाने पीने से लेकर कपड़े तक का ख्याल बुआ और मिकी रखा करते थे। मैंने न जाने उन लोगों के बारे में क्या क्या सोच लिया। एक वक्त जब उन लोगों ने आपके लिए सब कुछ लगा दिया, आज हम लोगों की बारी आई तो हम इतना सोच रहे हैं। अच्छा है कि तुमने खुद ही इस बात को रियलाइज कर लिया। ये एक अच्छी बीवी की निशानी है जो पति की हर बात को समझ ले। मेकअप की दुकान साज। निर्मला को मेकअप का बहुत शौक है, बल्कि शौक ही नहीं, निर्मला मेकअप एडिक्टेड है। उसके लिए हर दिन मेकअप कर तैयार रहना बहुत जरूरी है। ओ पति परमेश्वर, मेरा फेस पाउडर कहाँ है? कहीं अपनी भेड़ी शक्ल ठीक करने तो नहीं ले गए? मतलब उस पाउडर से सब यही करते हैं? हैं? मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे भेड़ी शक्ल की बोलते हो? अरे ये तो तुम ही बोल रही हो, मैंने तो पाउडर के लिए बोला था। हाँ हाँ, सब जानती हूँ। मेरी सुंदरता से किलसते हो तुम। उसे मेकअप बोलते हैं। अरे कभी उसके बिना बाहर निकल कर देखो, खुद का बेटा तक पहचानने से मना कर देगा। निर्मला भड़कते हुए आगे कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी उसकी बहू माला कमरे में आ जाती है। अरे नहीं 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 नहीं, गुस्सा नहीं मम्मी जी। गुस्से से मेकअप की ऐसी तैसी हो जाएगी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ेगी सो अलग। हाँ सही बोल रही हो। मुझे ना इस बेवकूफ इंसान पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ये वैसे भी मेरी खूबसूरत और जवान स्किन से किलसते हैं। अरे वाह, मेरी बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम, लगे रहो। ऐसा बोलकर रमेश हंसते हुए कमरे से बाहर चला जाता है, जहां उसे जतीन हॉल में बैठा मिलता है। पापा, आप क्यों सुबह से ही मम्मी की टांग खिंचाई में लग जाते हैं? मजा आता है बेटा। आज अगर बहू नहीं आती ना तो वार तो फिक्स थी। वैसे तुम यहाँ बैठे क्या गप्पे लड़ा रहे हो? ऑफिस नहीं जाना? ये कहकर रमेश ऑफिस चला जाता है और निर्मला अपना मेकअप पूरा कर सहेलियों से मिलने निकल जाती है। जहाँ से वो कुछ घंटों बाद घर वापस आती है तो माला उससे कहती है, मम्मी जी, मुझे करवा चौथ के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, क्या आप मेरे साथ मार्केट चलेंगी? अरे ये तो मैं भूल ही गई थी। हाँ, अपनी उम्र छोटी करने में पति की लंबी उम्र करना कहाँ याद रहेगा। बहू, मुझे ना तुमसे ज्यादा शॉपिंग करनी है। कुछ देर रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। अरे सुबह से सजी धजी घूम रही हो, इसमें भी मार्केट जाने के लिए अलग से क्या तैयार होगी? अरे वो फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी वाला मेकअप था। मार्केट जाने के लिए अलग तैयार होना पड़ता है, तुम नहीं समझोगे। जी ठीक है मम्मी जी, पर थोड़ा जल्दी करना वरना मार्केट बंद हो जाएगी। निर्मला तैयार होने चली जाती है और माला उसका इंतजार करने लगती है। इस बात को पूरा 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन निर्मला कमरे से बाहर नहीं निकल कर आती। मम्मी जी, बहुत लेट हो गया है, प्लीज जल्दी आइए ना। अरे आ रही हूँ। कोई शांति से तैयार भी नहीं होने देता। ये कहते हुए जैसे ही निर्मला कमरे से बाहर निकलती है तो माला और रमेश उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे सिर्फ मार्केट जाने के लिए कपड़े, हेयर स्टाइल, मेकअप सब बदल दिया। अरे आखिर ऐसा कौन करता है? मैं करती हूँ जी। अगर आपके अंदर कोई फैशन सेंस नहीं है ना तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप दोनों इसे बाद में कंटिन्यू कर लेना, अभी बहुत लेट हो रहा है, प्लीज चले। मार्केट पहुंचते ही निर्मला मेकअप की दुकान पर चढ़ जाती है और एक के बाद एक सामान देखने लगती है। मम्मी जी प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे साड़ी खरीदनी है, दुकान बंद हो जाएगी। माला बार बार निर्मला को यही बोलती रहती है, लेकिन वो तो उसकी एक भी नहीं सुनती और देखते ही देखते मार्केट की सब दुकानें बंद हो जाती है। चलो मेरी शॉपिंग तो हो गई। अरे तुम्हें कुछ नहीं खरीदना? बहुत जल्दी याद आया आपको। अब इस मेकअप को लेकर ही घर चलो, मैं कल अकेले आकर खरीद लूंगी। दोनों निर्मला के मेकअप का सामान लेकर घर वापस आ जाती हैं। उन्हीं के साथ साथ जतिन भी घर पहुंच जाता है। अब निर्मला तो अपना मेकअप लेकर कमरे में चली जाती है, लेकिन माला उदास होकर वहीं बैठ जाती है। अरे शॉपिंग से वापस आई औरत को ऐसे उदास बैठे तो पहली बार देख रहा हूँ। क्या हुआ डार्लिंग?
माला उन्हें मार्केट में हुई सारी बात बताती है। अब ये ज्यादा हो गया है। मतलब अपने मेकअप के आगे इस औरत को कुछ नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। इसका बस चले तो किसी के मातम पर भी लाली लिपस्टिक लगाए बिना ना जाए। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। इतने सालों में तो कुछ नहीं कर पाए, अब क्या करेंगे? अरे साथ दो और देखते जाओ। अब तीनों मिलकर निर्मला को सबक सिखाने की प्लानिंग के साथ कभी उसे मेकअप के साइड इफेक्ट्स वाले वीडियो तो कभी टीवी पर चल रहे मेकअप से हुए स्किन प्रॉब्लम या स्किन कैंसर की न्यूज दिखाने लगते हैं। पर निर्मला पर तो किसी भी चीज का कोई असर नहीं पड़ता। लो, इनके कान पर तो जू तक नहीं रेंगी। प्लान फ्लॉप। अरे अभी नहीं, मेरे पास एक और आइडिया है। अपने पहले वाले प्लान को आगे बढ़ाते हुए वो सब निर्मला के मेकअप में कभी नमक, कभी मिर्च तो कभी मिट्टी मिलाने लगते हैं, जिससे उसे ये भरोसा हो जाए कि उसकी स्किन पर भी मेकअप के साइड इफेक्ट होने लगे हैं। और एक सुबह रमेश, जतीन, माला, अरे कहाँ गए सब? हाय मर गई मैं, मेरा पूरा मुंह जल रहा है। अरे कोई आओ, बचाओ। क्या हुआ मम्मी जी? अरे पता नहीं, अभी मेकअप करने से पहले तक तो ठीक थी, फिर चिल्लाने लगी। मेकअप, कहीं मेरी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया या फिर स्किन कैंसर? अरे मेरा मुंह जल रहा है। अरे भगवान, मुझे इससे बचा लो। लाइफ में दोबारा मेकअप का नाम तक नहीं लूंगी। अरे मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। वो लोग दूध से निर्मला का मुंह धोने लगते हैं, जिसके कुछ देर बाद सारी जलन ठीक हो जाती है। मम्मी, ये तो सिर्फ लाल मिर्च थी, पर आपको भी पता है कि जरूरत से ज्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। और अगर आपने मेकअप में डूबना नहीं छोड़ा तो फिर स्किन के साथ क्या होगा वो तो आप भी जानती है। अरे तौबा मेरी, कैसा मेकअप! सुरुचि ने प्रवचन सुन सुन के प्रतिज्ञा ले ली थी कि अब वो कोई भी पाप नहीं करेगी, सबसे अच्छे से बात करेगी, किसी के साथ बुरा नहीं करेगी। बहू, ये मच्छर तेरे गाल पे कब से बैठा है? अरे काट लिया तो गाल गुलाब की तरह लाल कर देगा। बैठे रहने दो माँ जी, उसे आराम करना होगा। उसने मेरे गाल को अपना घर समझ लिया है, तो मैं उसे बेघर क्यों करूं? अरे ज्ञान की बारिश बाद में करना, अपने गाल का मच्छर हटा ले। मलेरिया हो गया तो तुझे आराम करना पड़ेगा। माँ जी, डेंगू मलेरिया तो सांसारिक बीमारियां हैं, हमें इनसे ऊपर ही तो उठना है ना। अरे बेटा, इनसे आदमी ऊपर ही उठ जाता है। क्या हुआ? काट लिया। अरे मैंने तो कहा ही था, मार देना था उसको। नहीं नहीं माँ जी, उसे भोजन करना था, मैंने उसे पोषण दिया है, मुझसे पुण्य का काम हुआ है। अरे उड़ रहा है टुनटुना के, ताली बजा के मार दे वरना फिर काट खाएगा। नहीं नहीं माँ जी, जीव हत्या करना पाप है। मैंने एक बार व्हाट्सएप पे एक उपदेश पढ़ा था, मच्छर आपको काटे ये उसका जुनून है, उसके बाद आप खुजाओ ये आपका सुकून है, लेकिन कभी मच्छर को मारना मत, क्योंकि उसकी रगों में आपका ही खून है। अरे तू और तेरा व्हाट्सएप का ज्ञान, भगवान बचाए। सुरुचि की ये पुण्य करने की आदत से कई बार सुरुचि का नुकसान होता, लेकिन फिर भी वो पाप से दूर रहती। सुरुचि, मेरे सर में जुएं हो गई है, निकाल दोगी? कोई आपको अपने घर से निकाले, आपको अच्छा लगेगा क्या? अरे लेकिन परेशान करती हैं जुएं, दिन भर सर खुजाता रहता हूँ। देखो, इसी बहाने तुम्हारे सर की चंपी हो जाती है। तुम्हें तो जुओं को थैंक यू कहना चाहिए। तभी बाहर से ससुर जी की आवाज आती है। बहू, बहू। अभी आई बाबूजी। बेटा सुनो, ये देखो चाय में ना मक्खी तैर रही है, दूसरी चाय ले आओ, जाओ। ला दूंगी, पर मक्खी मत हटाइएगा। अरे क्यों बेटा? मक्खी चाय का सेवन कर रही है, अच्छा थोड़ी ना लगेगा आप बीच में अडंगा डाल देंगी तो। आपको अच्छा लगेगा क्या अगर कोई आपकी चाय छीन ले?
अरे पर निकालूंगा नहीं तो मक्खी मर जाएगी बेटा। नहीं नहीं बाबूजी, आप उसे पीने दीजिए, पीकर उड़ जाएगी। लेकिन बाबूजी मक्खी के साथ ही चाय पी जाते हैं। ये क्या किया बाबूजी? अरे मक्खी सिर्फ चाय ही क्यों पिए, आज सुबह मैंने मिठाई भी खाई है, पेट में ही है, वो पेट में चाय भी पीती रहेगी और मिठाई भी खाती रहेगी। सुरुचि को समझ में नहीं आता कि वो बाबूजी के इस कारनामे पर क्या जवाब दे। वो सास के पास जाती है। सास के हाथ में एक खटमल मारने की दवाई है। माँ जी, आपके हाथ में ये क्या है? अरे बेटा तू तो बीए पढ़ी है, इतना तो पढ़ने में आया ही होगा कि ये खटमल की दवाई है। माँ जी, आप क्यों मार रही हैं खटमल? मत मारिए माँ जी, आप अपनी नींद के लिए खटमलों को हमेशा के लिए सुला देना चाहती हैं। अरे अब चुप भी हो जाओ देवी, पुरानी दवाई है, एक्सपायर हो गई है, फेंकने जा रही हूँ, नहीं मार रही हूँ खटमल। और वैसे भी खटमल से ज्यादा तो तूने हमारी नींद हराम कर रखी है। माँ जी, पुण्य करना चाहिए, आपको तो ज्यादा करना चाहिए, आपकी तो उम्र भी हो रही है। अरे उम्र से याद आया, बैंक में जाकर जन्म तारीख सही करवानी है, तैयार हो जा, कल स्कूटी चला के ले जाना मुझे। अगले दिन सास घर से निकलने से पहले दही शक्कर खा रही है और जल्दी जल्दी में हाथ नहीं धोती। बहू स्कूटी निकालती है और सास ताला लगाती है। ताला लगाते वक्त शक्कर के दाने ताले पे रह जाते हैं और दोनों सास बहू हड़बड़ी में घर से बाहर निकल जाती हैं। अच्छा हुआ कि तेरी स्कूटी में सेल्फ स्टार्ट है, वरना तू तो बोलती कि मैं किक नहीं मारूंगी, किक मार दी तो पाप लगेगा। माँ जी, इस तरह मजाक करना भी पाप होता है। दोनों सास बहू बैंक पहुंचती हैं। अभी लंच टाइम है, बाद में आना। अरे भाई साहब सुन तो लो, करवाना क्या है? अरे जन्म तारीख बदलवानी है, कैसे बदलेगी? अब किसी और तारीख को पैदा हो जाओ। यही चुटकुला आप अपने मैनेजर को भी सुना पाओगे ना? वो भी हंस ले थोड़ा, अभी बुलाती हूँ। अरे रुकिए, ये फॉर्म भरिए और आधार कार्ड दीजिए। अरे राम रे, आधार कार्ड तो भूल ही गई, उसके बिना तो नहीं होगा। अरे बहू जा, घर से जल्दी से मेरा बटुआ उठा ला, उसमें मेरे सारे कार्ड रखे हैं, जा जा जल्दी लेकर आ, वरना बैंक बंद हो जाएगा और कल मुझे अपनी बहन के यहाँ भी तो जाना है ना। जी माँ जी, अभी गई और अभी आई। अरे रुक, चाबी तो लेकर जा घर की। बहू जल्दी से घर पहुंचती है, लेकिन घर पहुंचते ही देखती है कि ताले पे बहुत सारी चींटियां हैं, जो माँ के ताला लगाते वक्त हाथ से ताले पे शक्कर छूट जाने के कारण आ गई थी। चींटियां, हट जाओ, मुझे आधार कार्ड निकालना है। बहू चींटियों को हटाती नहीं है, उनसे मिन्नतें करने लगती है। सुनो, हट जाओगी तो और भी शक्कर के दाने खिलाऊंगी, अभी सास का काम बहुत जरूरी है, मेरी बात सुन लो, मान लो, मैंने तुमको हटाया तो पाप हो जाएगा। चींटियां कैसे सुरुचि की बातें सुनती जब घर में ही उसकी कोई नहीं सुनता था। शाम हो जाती है पर चींटियां हटती नहीं है। तभी सास वहां ऑटो से आ जाती है। अरे कहाँ रह गई तू, बैंक भी बंद हो गया। माँ जी, ताले पे चींटी। सास पूरा माजरा समझ जाती है और बहू से कहती है, एक बात बता, सोच के देख, अगर मुझे खून की बोतल चढ़ानी पड़ी और उस पर चींटी बैठी हो, तो बोतल से चींटियों को हटा के मुझे बचाएगी या चींटियों को वहीं बैठा रहने देगी? माँ जी, ऐसा होगा ही नहीं। अरे चींटियों को तो मीठा पसंद होता है, खून की बोतल पे तो मच्छर आएगा, क्योंकि खून तो मच्छर पीता है। सास सर पकड़कर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी ससुर जी और सुरुचि का पति भी वहां आ जाता है। अरे रो क्यों रही हो, रहने दो जी, तुमको बताया तो तुम भी रोने लगोगी अपनी किस्मत पर। अगले दिन सास अपनी बड़ी बहन के यहाँ चली जाती है। पति अपना काम कर रहा होता है
और सुरुचि उसके पास जाकर कहती है, ये जुए खत्म करने की दवाई है, मैं मालिश कर देती हूँ। अरे लेकिन तुमको पाप नहीं लगेगा? अपनों की खुशी के लिए अगर छोटे मोटे पाप करने पड़े तो वो पाप अच्छे हैं जी। माँ सिर्फ देना जानती है। मम्मी, आपका ये कुकिंग वाला शौक हमें बहुत महंगा पड़ रहा है। घर में सब कुक के हाथ का बना खाना खाते हैं, फिर भी आप अलग से खाना फेंकने के लिए क्यों बनाती हो? पता भी है कि इस तरह कितना पैसा खर्च होता है। अरे पर बहू, मैं तो सब रोहित के पसंद का खाना बनाती हूँ। मम्मी, वो सब मुझे बचपन में पसंद था, अब इतना तेल खिलाकर बीमार करोगी क्या? वैसे भी मैं पूरा समय कभी क्लाइंट तो कभी बॉस के साथ मीटिंग में रहता हूँ, इसलिए आप अपनी बर्बादी को मेरा नाम तो मत ही दीजिएगा। ये है पिंकी की सास निर्मला, जिन्हें सबको अपने हाथ का खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन राहुल और पिंकी को ये पसंद नहीं है। इसी के चलते वो निर्मला को खाना बनाने के लिए 10 बातें सुनाकर वहां से चले जाते हैं। मेरे मन में तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए प्यार है, पर शायद अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। मुझे गांव वापस चले जाना चाहिए। जहां एक तरफ निर्मला दोबारा गांव जाने के बारे में सोच रही होती है, वहीं उसका पोता परम अपनी दादी के शौक को प्रोफेशन में बदलने का आइडिया सोच रहा होता है। अगली सुबह निर्मला गांव वापस जाने के लिए कपड़े पैक कर ही रही होती है कि परम फोन लेकर दादी के पास पहुंचता है। दादी, आप कहीं नहीं जाओगी? अरे नहीं बेटा, मेरा गांव चले जाना ही ठीक रहेगा। इससे तुम्हारे मम्मी पापा की सारी दिक्कतें भी खत्म हो जाएगी। दादी, वो तो ना आपके आने से पहले कम थी और ना ही आपके जाने से खत्म होगी। उन्हें हमेशा पैसों की टेंशन में ही रहना है। मेरे पास आपको यहाँ रोकने का आइडिया है। आइडिया? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। इस पर परम अपनी दादी को YouTube खोलकर उसके बारे में सब कुछ बताता है, जिसे सुन दादी कंफ्यूज हो जाती है। अरे बच्चे, तूने इस बुढ़िया के बारे में इतना सोचा, वही बहुत बड़ी बात है। देख, मुझे ये सब समझ में नहीं आता, तू मुझे जाने दे बेटा। अरे दादी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, मैं हूं ना हेल्प के लिए। आप बस खाना बनाओ, और पता है YouTube की मदद से आप अपनी स्पेशल रेसिपी लोगों को सिखा भी सकती हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? मतलब बस घर बैठे मैं दूसरे लोगों को सिखा दूंगी? सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को सिखा सकती हो, और उसके लिए आपको सिखाने के पैसे भी मिलेंगे दादी। इस पर बहुत देर तक दादी को YouTube के बारे में समझाकर आखिर में परम उन्हें कन्विंस कर ही लेता है, जिसके बाद वो गांव जाने का प्लान कैंसिल कर YouTube चैनल शुरू कर देती है। हमने ये शुरू तो कर दिया, पर इससे कहीं रोहित और पिंकी को दिक्कत ना हो बेटा। दादी, वो आपके बारे में नहीं सोचते तो आप क्यों उनके बारे में इतना सोच रही हो? इसके बाद दादी पोता मिलकर खाने की वीडियो और साथ ही उनके ट्यूटोरियल की वीडियो बनाकर उन्हें YouTube चैनल पर अपलोड करने लगते हैं। सब खुशी से चल रहा होता है कि कुछ हफ्तों में ही पिंकी को इसकी खबर हो जाती है। हमारी पीठ पीछे घर में ये सब क्या चल रहा है? अरे मम्मी, आपको तो अपना टाइम पास करना है, पर उसमें मेरे बेटे का फ्यूचर क्यों खराब कर रही हो? पढ़ाई के टाइम आपके साथ किचन में लगा रहेगा तो फेल ही हो जाएगा ना। वैसे इस YouTube वाले के शौक के लिए आप जो फैंसी डिशेस बना रही हो, उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मम्मी, आपको हमेशा पैसों की चिंता ही क्यों लगी रहती है? और रही बात मेरी पढ़ाई की, तो आपसे ज्यादा दादी को उसकी चिंता है, इसीलिए मेरी पढ़ाई के बाद ही वो ये काम करती है। परम, अपनी मम्मी से बात करने का ये कौन सा तरीका है? और मम्मी ने पैसों के बारे में कुछ गलत तो नहीं पूछा? जब घर में हम दोनों कमाते हैं तो ये पूछने का अधिकार तो है कि पैसे कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। मम्मी का ये जानना जरूरी बनता है। पापा, आप अपनी मम्मी से कैसे बात करते हो ये तो मैं देख ही रहा हूँ, तो आपके मुंह से ये बातें तो अच्छी नहीं लगती। और रही बात पैसों की,
तो आप दोनों हर समय मुझसे दूर रहने की कंपेंसेशन में जो पॉकेट मनी देते हो ना, हम उसी से ये सब कर रहे हैं। इस पर परम अपनी दादी को लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद पिंकी और रोहित YouTube चैनल बंद करवाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन परम ऐसा होने नहीं देता। इसी तरह महीने बीत जाते हैं, पर चैनल का कुछ खास ग्रोथ ना देखकर निर्मला निराश हो जाती है। हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी आज तक मैं तेरा 1 रुपया भी वापस नहीं कर पाई। अब तो रोहित ने तुझे पैसे देने भी बंद कर दिए और तेरी सारी सेविंग्स भी खत्म होने को आई है। बेटा, मुझे लगता है कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। दादी, YouTube चलने में मेहनत के साथ ढेर सारा सब्र भी लगता है। देखना, कुछ महीनों में सब सिर्फ आपको ही देखेंगे, और अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो बंद कर देंगे। परम की बात से दादी मान जाती हैं और वो अपना काम जारी रखते हैं। अगले ही महीने पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग जाता है, जिसमें सब घर में तो बंद हो जाते हैं, लेकिन साथ ही पिंकी की जॉब चली जाती है और रोहित के ऑफिस में भी ज्यादा अच्छे हाल नहीं होते। लेकिन वहीं लॉकडाउन के असर में निर्मला के सब्सक्राइबर्स और व्यूज बढ़ने लगते हैं। देखा दादी, मैंने कहा था ना, एक दिन सब आपको ही देखेंगे। अब तो आप बस रोज एक वीडियो अपलोड करो और जादू देखो। इसी के साथ लॉकडाउन के कुछ ही महीनों में निर्मला खाने वाली दादी के नाम से सारे सोशल मीडिया पर फेमस हो जाती है, जिस वजह से अब उन्हें YouTube के पैसों के साथ पेड एडवर्टीजमेंट और पेड प्रमोशन भी मिलने लगते हैं। उन्हीं पैसों की मदद से निर्मला अब बेटे बहू की नौकरी ना होने पर घर का खर्चा भी चलाने लगती हैं, जिसे देख रोहित और पिंकी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो सब मिलकर निर्मला को सपोर्ट करने लगते हैं। लंबी चौड़ी बहू। ये प्रेम कहानी शुरू होती है दिल्ली से नोएडा जाने वाली बस में। जिस बस में सवारी कर रहा होता है पराग और उस बस की कंडक्टर होती है अनुराधा। ओके, टिकट दिखाओ, टिकट टिकट। चाचा का प्लेन नहीं चल रहा है यहाँ तेरा, जिसमें फ्री में सवारी कर रहा है। हिसाब देना होता है हम लोगों को सरकार को। निकाल पैसे, चल। पराग दूर से अनुराधा को देखता है। अरे यार, कितनी धाकड़ लड़की है। मजाल है कोई कुछ बोल दे। कितनी समझदार और कितनी कॉन्फिडेंट। आज से मैं तो इसी बस में घर जाया करूंगा। अब क्या था, भले पराग को घर जाने के लिए 10 बस छोड़नी पड़े, भले 20 किलोमीटर की यात्रा खड़े होकर पूरी करनी पड़े, लेकिन आने जाने का सिलसिला वो अनु की बस पर ही करता। एक दिन, ओह क्या करता है तू? हाँ, मैं नोटिस करती हूँ, देखता रहता है मुझे जब देखो तब। हाँ, वो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और शादी भी तुम्ही से करूंगा। वाह जी वाह, तू ना कोई प्रधानमंत्री हो गया कि आज से 500 की नोट बंद और नोट बंद। नाजिना, इतनी तो नहीं चलती, लेकिन हाँ, तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ये वादा करता हूँ। हाइट देखिए अपनी। मेरे लिए कोई ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी तरह लंबा चौड़ा हो। अरे जोड़ी भी तभी अच्छी लगती है। जरूरी नहीं है, जो आपको खुश रखे, आपकी इमोशंस को समझे और आपसे बहुत सारा प्यार करे, जोड़ी तो उसी के साथ अच्छी लगती है। फिर क्या था, हीरोइन को हीरो से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद देख, अब तो इस घर की बहू है। अगर समझ गई है तो ये कंडक्टर वाली ड्रेस पहनकर घर से निकलने की जरूरत नहीं है। पराग अच्छा कमाता है तो तेरी नौकरी की भी जरूरत नहीं है हम लोगों को। अरे कैसी बात कर रही है माँ जी? यूँ कोई सरकारी नौकरी छोड़ता है क्या? और जब मेरी नौकरी लगी थी, मेरी अम्मा कितनी खुश हुई थी पता है? मैं तो नौकरी करूंगी। अरे नौकरी करेगी तो डंडे से मारूंगी, और हाँ, जो निकली घर से बाहर ना तो हाथ पैर तोड़ दूंगी और घर से बाहर निकाल दूंगी, देख लेना। अनु को समझ में नहीं आता कि वो सास को कैसे समझाए कि सरकारी नौकरी लगना आसान बात नहीं होती और उसने इस नौकरी को पाने के लिए कितनी हार्ड वर्क की थी। रात को अनु पराग से बात करती है। देखो पराग, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी माँ को मेरी नौकरी से प्रॉब्लम होगी, वरना। ऐसी बात नहीं है, मैं माँ को समझाता हूँ। अगले रोज, देखो माँ, महंगाई का जमाना है और मेरी प्राइवेट नौकरी है,
आज है कल का पता नहीं। वैसे भी अनु की सैलरी मेरी सैलरी के बराबर है। अगर ये भी नौकरी करेगी तो हम लोगों को जिंदगी जीने में आसान हो जाएगी ना। सास को बेटे की बात समझ में आती है और वो अनु की नौकरी के लिए मान जाती है। अगले रोज, बेटा, बहू, तुम लोगों को लेकर मुझे कुल देवी के दर्शन के लिए जाना है, तो रविवार को दोनों सुबह ही तैयार हो जाना। अगले रोज दोनों तैयार हो जाते हैं और कुल देवी के मंदिर पहुंच जाते हैं। क्या संतोषी बहन, ये कैसी बहू ले आई हो? बहू बेटा लग रही है और बेटा बहू। अरे कोई पहलवानी लड़ानी थी क्या जो इतनी लंबी चौड़ी बहू ले आई? अब क्या बताए पंडित जी, जो बेटे ने पसंद किया हमने उसे हाँ कर दी। अब बेटा जाने और उसका परिवार। और ये तो बस कंडक्टर की नौकरी करती है इंटरस्टेट। और सच्ची, वाह वाह वाह, यह तो बड़ी बात है संतोषी। तुम तो किस्मत वाली निकली जो सरकारी नौकरी की बहू ले आई। यह तो वही बात हो गई कि घी के लड्डू का कोई शेप थोड़ी ना देखता है तो घी का लड्डू ही। सास को बहू की तारीफ सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जल्दी से पूजा पाठ करवा कर उन लोगों को घर ले आती है। एक रोज, संतोषी बहन, तुम लोगों का घर बड़ा अजीब सा लगता है। भाई साहब बहन जी और बहन जी भाई साहब जैसी। अरे बस किया कर, सरकारी नौकरी देखी तो हाँ बोल दिया। और इतना भी क्या, पैसे की चिंता। चलती हूँ, खाना बनाना है। क्यों, बहू नहीं बनाती क्या खाना? अरे नहीं, वो तो नौकरी करने जाती है ना, तो उसके आने से पहले खाना बना देना पड़ता है। वरना पता है ना आजकल की लड़कियों की ज़बान कितनी लंबी होती है। तेरी बहू की तो कुर्सी तोड़ने वाली नौकरी है। यहाँ बैठती है जैसे उठकर ऑफिस में बैठ जाती है। फिर क्यों थक जाती है कि खाना भी नहीं बना पाती? मेरी बहू भले कंडक्टर है, लंबी चौड़ी, लेकिन बता रही हूँ सारा दिन सवारी से मत्था पच्ची करती है। लेकिन मजाल है, शादी के बाद एक दिन भी मुझे किचन में जाने दिया हो ना जी ना। दोनों पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। सास बाजार जाती है और एक ट्रेड मशीन ले आती है। अरे माँ जी, इस उम्र में आप घर पर जिम खोलेंगी? अरे तेरे लिए लाई हूँ, रोज चलाकर 2 घंटे इस पर पतली हो जाएगी। और खाना कम खाया कर, जब देखो बकरी की तरह मुंह चलता रहता है तेरा। वाह जी वाह, एक ही तो शौक है खाना खाने का, वो भी रोक दो। हाँ, लेकिन सास तो सास थी। बहू के खाने से लेकर एक्सरसाइज सबका हिसाब किताब रखने लगती है। अरे मैं मोहल्ले वालों को बताकर रहूंगी कि मेरी बहू भी शिल्पा शेट्टी की तरह पतली हो सकती है। वही बहू बस में जब सवारी का टिकट काट रही होती है, उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। सवारी हैरान परेशान हो जाती है और ड्राइवर को वहाँ बुलाती है। अरे शहर नहीं थी हमारे कंडक्टर साहिबा, लेकिन जब से शादी हुई है बकरी बन गई है। सास को तो बस इनके खाने की ही लगी रहती है। ड्राइवर बस में बिठाकर बहू को घर छोड़ आता है और सास को कहता है, अरे पता है आपकी बहू कितनी धाकड़ है, किसी को बात करने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है कि बोले या ना बोले, कहीं झापड़ ना पड़ जाए। और आप है कि इन्हें बकरी बनाने में लगी है। अरे चुप, निकल यहाँ से। मेरी बहू है, मैं इसे बकरी बनाऊं या फिर गीदड़, तुम्हें क्या पता लोग कैसा मजाक उड़ाते हैं कि बहू इनकी बस की कंडक्टर है। बोलो, मुझे कैसा लगता होगा? अरे काम तो काम होता है माँ जी, वो छोटा या बड़ा नहीं होता। खैर, जैसी आपकी मर्जी, चलता हूँ मैं, नमस्ते। ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। बहू ठीक हो जाती है। एक बार आधी रात को कोई संतोषी का दरवाजा खटखटाता है। अरे इतनी रात में कौन आ गया? मेरा घर है, कोई पुलिस स्टेशन की घंटी नहीं जो बजाए जा रहे हो। खोल रही हो दरवाजा। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने वही पड़ोसन खड़ी होती है जो अनु की कुछ दिन पहले बुराई कर रही थी। मेरी बहू के पेट में दर्द हो रहा है, उसे जल्दी अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। हाँ तो पहुंचाओ, और जल्दी लड्डू के साथ खुशखबरी भी सुना देना। हाँ, काहे हमारा दरवाजा पीट रही हो? अरे सुनो तो, अपनी बहू से कहो ना कि सरकारी बस को थोड़ी देर के लिए दरवाजे बुला ले। क्या है ना, कोई साधन नहीं है अस्पताल ले जाने के लिए। सास अनु को कहती है और अनु बस को बुलाकर
पड़ोस वालों की मदद करती है, जिसके बाद पूरे मोहल्ले में अन्नू की तारीफ होने लगती है। सच में लंबी चौड़ी बहू के साथ साथ लंबा चौड़ा दिल भी है बहू का। मजनूपति, अब तो हद हो गई। ठान कर बैठे हो क्या कि जिंदगी में सुधरना ही नहीं है? अरे बेबी, मैंने क्या किया? मैं तो बस उसकी मदद कर रहा था। उसने स्माइल किया, उसे बोलो ना। यार पत्नी हो मेरी, इतना भरोसा तो करो अपने पति पर। आई लव यू बेबी। पति पर भरोसा है लेकिन उसके अंदर के मजनू पर नहीं है। अब इतने क्यूट पति को तुम्हें संभाल कर तो रखना ही पड़ेगा ना। मेरा क्या कसूर बेबी। ओह बस हाँ, ये क्यूट वाला नाटक ना मुझ पर नहीं चलेगा। और जो भी क्यूटनेस है, प्यार है, वो सिर्फ मेरे लिए है। ये छिछोरपंती छोड़ दो। शीनू और चीनू की शादी को 1 साल हो गया। दोनों की है तो लव मैरिज और दोनों के बीच लव भी बहुत है, लेकिन उस लव की ट्विस्ट कुछ अलग ही है जो आप देख ही सकते हैं। ओए छिछोरा मत बोलो, इज्जत बहुत है, किसी से भी पूछ लो। अगर कोई मुझे छिछोरा बोल दे तो। हाँ हाँ बस सब जानती हूँ मैं। इस पर शीनू किलसते हुए किचन में चली जाती है, जिसे देखकर चीनू भी हंसते हुए उसके पीछे पीछे चल देता है। क्या है, पीछा क्यों कर रहे हो? अरे अपने घर में घूम रहा हूँ, तुम मेरे आगे आगे क्यों चल रही हो? उफ़ो, परेशान करके रखा है। देखना एक दिन रोओगे मेरे लिए, फिर मेरी कदर मालूम होगी। अरे चल झूठी। इसी तरह दिन बीतते हैं और दोनों की नोक झोंक के साथ हंसी खुशी लाइफ चल रही होती है। एक दिन दोनों शॉपिंग के लिए मॉल जाते हैं। आज देखो कैसे तुम्हारी जेब खाली कराती हूँ। अरे मेरी जेब में तो कुछ है ही नहीं, खाली क्या करोगी? अकाउंट में तो है ना। अरे ठीक है, जा शीनू जा, जी ले अपनी जिंदगी। मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। चीनू वहाँ से चला जाता है और शीनू ज्वेलरी शॉप में जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी उसकी बात तक सुनने को तैयार नहीं होता। अरे यार, मैं भी कस्टमर हूँ, मुझ पर कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? इतने में चीनू भी वहाँ आ जाता है। करा लिया अकाउंट खाली? कहाँ, देखो ना कोई मेरी बात तक नहीं सुन रहा, सब बिजी हैं। ऐसा क्या? एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज? चीनू के इतना बोलते ही अटेंडेंट तुरंत उसके पास आ जाती है, जिसे देखकर शीनू हैरान रह जाती है। हैरान तो ऐसे हो रही हो जैसे अपने पति को जानती ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, मजनू को कैसे भूल सकती हूँ, पर मजनू अब शादीशुदा है ये मत भूले। शीनू अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करती है और कुछ देर बाद सारी शॉपिंग खत्म करके दोनों कॉफ़ी पीने जाते हैं, जहाँ चीनू को रिया मिलती है, जो मिलती ही चीनू को गले लगा लेती है। ओह हाय चीनू, कितने टाइम बाद देखे। आज भी बिल्कुल वैसे ही क्यूट हो, जिसे देखते ही दिल फिसल जाए। इस पर चीनू शीनू को देखकर तुरंत रिया को दूर करते हुए कहता है, अरे रिया, मीट माय वाइफ शीनू। और शीनू, ये रिया है, कॉलेज फ्रेंड। अच्छा शादी कर ली? ओके मैं चलती हूँ, बाय। कॉलेज के मजनू, सब जानती हूँ कौन सी फ्रेंड है। वैसे वो मजनू वाली हरकतें आज तक बंद नहीं हुई ना। गले तो देखो कैसे लगाया था, जैसे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। भूलो मत, तुम सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी हो, और इस प्रॉपर्टी पर किसी ने नजर डाली या तुमने किसी को देखा भी तो दोनों की आंखें नोच लूंगी। ऐसा बोल शीनू गुस्से में वहां से चली जाती है, लेकिन इस बार चीनू उसके पीछे नहीं जाता। अरे बिना कुछ करे सुना गई, अपने आप आएगी वापस। चीनू शीनू का इंतजार करते हुए वहीं बैठ जाता है। इसी तरह कुछ घंटे बीत जाते हैं, लेकिन ना शीनू वापस आती है और ना ही उसका फोन आता है, जिस पर चीनू घर पहुंच जाता है, पर शीनू वहां भी नहीं होती। ये सब देख वो बहुत परेशान हो जाता है। अरे ये कहाँ गई?
इतनी देर हो गई, अभी तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। चीनू सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को कॉल करना शुरू करता है, पर कहीं से भी शीनू का कुछ पता नहीं चलता। कहीं गुस्से में इधर उधर तो नहीं निकल गई? अरे पर जाएगी कहाँ? पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन शीनू की कोई खबर ना मिलने पर अब चीनू उसे ढूंढने बाहर निकलता है। अरे कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं, मेरी शीनू को कुछ नहीं हो सकता। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं उसे। अब चीनू सभी पड़ोसी और आसपास के मार्केट में ढूंढ आता है, पर कुछ पता नहीं चलता। पूरा एक दिन बीत जाता है। चीनू परेशान होकर आसपास के सब अस्पताल में भी चेक करने लगता है, लेकिन हर जगह से हताशा ही मिलती है। मैंने क्या कर दिया? वो मुझे अच्छे से जानने के बाद भी मुझसे कितना प्यार करती है, और मैंने इस मजाक मस्ती में अपने प्यार को खो दिया। गुस्से में न जाने क्या कर बैठी होगी। अब उसे कैसे बोलूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। लगता है मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। चीनू के ऐसा बोलते ही उसके पीछे से आवाज आती है। कहा था ना, एक दिन मेरे लिए रोओगी तुम मजनू जी। पता चल गई ना पत्नी की कदर। शीनू को देखते ही चीनू तुरंत उसे गले लगा लेता है। कहाँ थी तुम? पता भी है मेरा हाल क्या हो गया? अगर मुझे टेंशन में कुछ हो जाता तो? वैसे तुम थी कहाँ? चल झूठे, तुम्हें कुछ नहीं होता। वैसे मैं रिया के घर थी। आखिर तुम्हें सबक जो सिखाना था, इसीलिए उसे अपने प्लान में शामिल किया, और आगे का हाल तो तुम जानते ही हो। तुम पागल हो, बिल्कुल पागल। ऐसा कौन करता है? जान निकाल दी। दोबारा कभी भूल कर भी ऐसा करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं क्या करूंगा मुझे भी नहीं पता। हाँ हाँ, मेरे मजनू पति, तुम भी दोबारा मेरे अलावा किसी दूसरे के सामने ये मजनूगिरी मत दिखाना। बुरा लगता है यार। बेटी के नखरे। महक और मोहन के घर काफी सालों बाद एक बेटी होती है। वो उसे देखकर काफी खुश रहते, उस बच्ची की छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल रखते। अरे महक बेटा, चाहे लड़का हो या लड़की, इतनी आजादी नहीं देते, बच्चा बिगड़ जाता है। आपको पता ही क्या है सासू माँ, चुप रहिए। हम दोनों कमाते ही क्यों हैं? इन बच्चों के लिए ना। देखिए तो कैसे प्यारे प्यारे पैरों से चल रही है, कितनी प्यारी लग रही है। अब मैं क्या इसके पैर काट कर बेड पर बिठा दूं इसे? अरे मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मेरे कहने का मतलब ये था कि बस करो ना माँ, क्या सारा दिन टोका चाकी करती रहती हो? अरे करने दो ना जो कर रही है। दोनों मियाँ बीवी अपने अपने काम में लग जाते हैं और सास मंदिर चली जाती है, लेकिन बेटी सौम्या घर में तेल का डिब्बा लेकर फैला देती है। घर को तो मैं पराठे की तरह सेक दूंगी। मैंने सारा तेल फैला दिया, अब मैं इसे सेक दूंगी। महक कमरे में आती है, जहाँ सारे तरफ तेल ही तेल फैला हुआ होता है। अरे मोहन देखो तो, अपनी छोटी सी बच्ची की हरकत, पूरे घर में तेल फैला दिया। मोहन भी आकर हंसने लगता है। छोटी सी सौम्या को लगता ही नहीं कि उसने कोई गलत काम किया है, वो भी खुश हो जाती है। अब तो आए दिन वो कोई ना कोई नया नुकसान करती, कभी टूथपेस्ट गिरा देती तो कभी डिटर्जेंट। हालत ये थी कि घर का राशन किसी किसी महीने तो 2 बार भरना पड़ता। रोज ये कोई ना कोई नुकसान करके खड़ी होती है। अरे तो क्या हो गया माँ जी, बच्ची है, बच्चों वाले काम ही करेगी ना। आप बिना पता नहीं क्यों उसी के पीछे पड़ी होती हैं। धीरे धीरे सौम्या बड़ी होती है। एक दिन, माँ देखो दरवाजा खोलो, वो ऑनलाइन मैंने जीन्स मंगवाई थी, वो आई होगी। 3000 दे देना और पैकेट ले लेना। 3000? ऐसे कैसे जीन्स है बेटा, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। माँ फालतू बात थोड़ा कम ही किया करो और जल्दी जाओ, वरना समझ लो खाना नहीं खाऊंगी मैं आज सारा दिन। सास वहीं खड़ी सब देख रही थी, लेकिन अब तो उन्होंने भी बोलना छोड़ दिया था।
अब तो आए दिन सौम्या के खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे। कभी महंगी ड्रेस तो कभी दोस्तों के साथ पार्टी। पैसे दे दो तो ठीक, ना दो तो घर में कलेश। ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। देख रही हो कैसी हरकतें हो रही है इसकी। रात के 8 बज गए हैं लेकिन महारानी जी घर पर है ही नहीं। तभी सौम्या पड़ोस के लड़की के साथ वहां आती है। ओके बाय रोहन, कल फिर मिलेंगे। लव यू। ये क्या हरकत है सौम्या, आज तो तुमने हद ही पार कर दी। पापा कब से परेशान है। और ये लड़का कौन है? तभी पास खड़ी सास बोलती है, देखो महक, आज तक मैंने कहा नहीं था लेकिन मैं आज कहूंगी, क्योंकि ये मेरे घर का मामला है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का खानदान खराब हो या फिर कोई हम लोगों के घर के लिए बात करे। जाओ इसे ऊपर कमरे में छोड़ाओ, इससे कल बात करेंगे। मॉम देखो ना दादी क्या बोल रही है, चुप कराओ ना इनको जैसे हमेशा करा देती हो। महक को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो चुपचाप खड़ी होती है। मोहन बेटी को अच्छे से कमरे में सुलाकर माँ के पास आता है। देखो ये लड़का ठीक नहीं है, अब तुम लोग इसकी शादी करवा दो। ससुराल वाले अपने आप देख लेंगे। शादी के बाद जिम्मेदारी पड़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा। शादी अभी तो 25 की है ये। तो क्या 50 तक बैठाओगी? नहीं नहीं, ठीक कह रही है माँ। इसके लिए जल्दी से कोई लड़का देखता हूँ। अगले रोज सौम्या खाने के टेबल पर। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैं रोहन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। रोहन? वही ना सक्सेना का लड़का? वो सक्सेना जो पिछले महीने ही जेल से छूट कर आया है। वो जेल नहीं, काम के सिलसिले में अमेरिका गए थे। अच्छा, सक्सेना अमेरिका गया था तो क्या पैसा वैसा कमा कर नहीं आया? ये देख रही है ब्लाउज, उसकी बीवी ने सिला था मेरा। पैसे की कमी का रोना रो रही थी, पति को कोस रही थी कि जुआ खेलते पुलिस ने पकड़ा और लगी लगाई नौकरी भी छूट गई। दादी कुछ भी मत बोलो। मॉम, दादी को चुप कराओ ना। दादी जो बोल रही है ठीक बोल रही है। तेरे पापा ने तुझे देखने के लिए लड़के वालों को कल बुलाया है, समझी? अगली रोज लड़के वाले सौम्या को देखने आते हैं और उसकी शादी मयंक से हो जाती है। शादी के बाद सौम्या मायके आती है। वाह माँ, कितनी अच्छी शादी कराई है आप लोगों ने मेरी। लेकिन मुझे कुछ दिन और यहाँ रहना है। अरे बेटी, ये तेरा ही तो घर है, जितनी मर्जी रह। और क्या, दमाजी कैसे हैं? अरे वो मयंक नहीं आया, कल शादी, आज तू अकेले, सब ठीक तो है ना? महक एक बार फिर सास पर चढ़ बैठती है। अब बस करिए ना माँ जी, अब तो ज्यादा ही हो रहा है। माना आपकी कुछ बातें मैंने नहीं मानी, लेकिन अब ये मेरी बेटी मायके आई है तो क्या उसका मतलब यही कि वो लड़कर आई है? हाँ पीना। सौम्या दादी की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है, जैसे उन्हें चिढ़ा रही हो। दादी, मैं लड़का नहीं बल्कि ये बता कर आई हूँ कि मुझे कुछ दिनों के लिए यहीं रहना है, माँ के पास। मेरा मन धीरे धीरे ही तो ससुराल में लगेगा। अब अगर आप बोलती हैं तो चली जाती हूँ मैं। अरे नहीं नहीं बेटी, ये मतलब नहीं था तेरे दादी के बोलने का। सौम्या कमरे में चली जाती है और अगले ही पल जींस टॉप पहनकर बाहर आती है। माँ, मैं ना अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, आने में देर हो जाएगी, खाना मैं वहीं खा लूंगी। सौम्या सहेली के घर चली जाती है। अरे सौम्या ससुराल से आई है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो सहेली के घर गई है, काफी दिनों बाद बच्ची का मन कर गया होगा। महक रहने दे, अब इतना हल्के में ना ले। लड़की अब किसी और की अमानत है, घर में इतनी देर से आएगी तो लोग क्या कहेंगे। और होता भी ऐसा ही है। दरवाजे में पुलिस आती है जिसके साथ सौम्या होती है। ये आपकी बेटी है? जी जी, लेकिन क्या हो गया? पापा, मैं और रीना घूम रहे थे तो रोहन वहाँ आ गया। उसने मेरे गहने खींचने की कोशिश की, जब मैंने नहीं दिया तो मुझे धक्का मारकर मेरे गहने ले लिए। पापा मुझे माफ कर दो, मुझे ना मयंक के पास जाना है, आप उसे फोन कर दो, वो मुझे ले जाएगा। दादी आप ठीक कहती थी, वो अच्छा लड़का नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, मयंक का फोन आया था, उसे तेरी याद आ रही थी, लेकिन वो तुझे भी अपनी जिंदगी जीने से नहीं रोकना चाहता था। मैं उसे बोल दूंगी कि वो कल तुझे लेने आ जाए। अगले दिन, चलो सौम्या, मैंने आज रात की फिल्म की टिकट और 5 स्टार होटल में खाने के लिए टेबल बुक कर दी है। फिर क्या, सौम्या खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है
और महक को बड़ों के सीख की कीमत का पता चल जाता।